चलिए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को जो दिया गया वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और बोला गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज होंगे, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू जिसकी निकालनी है वो एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है अल्फा एंड बीटा, दो तरीके हो गए। या तो अपन यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लें, क्वाड्रेटिक के रूट निकालना अपन को आता है। अपन किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से उसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका जो हो गया वो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है, और अपन क्या करेंगे रूट्स या जीरोज जैसे बोलते हैं, अल्फा बीटा जो जीरोज हो गए है ना, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन अपन वो यूज़ करेंगे। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे यूज़ होगा वो देखिए। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है कितना, c/a। अब अगर b और a और c हमें पता चल जाए, जो कि हमें कौन बताएगा, हमारा पॉलिनोमियल बताएगा। तो जब इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि इसमें 6x² प्लस x माइनस 2 में अपना a कितना होगा, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से अपना a जो होगा वो 6 होगा, b कितना होगा 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और c कितना होगा, c होगा -2। हमें a b और c की वैल्यूज़ अगर मिल गई हैं तो अब मैं अपनी वैल्यूज़ को यहाँ रख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/a की वैल्यू 6 और c/a की वैल्यू -2/6, जिसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा -1/3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वैल्यू इस एक्सप्रेशन का। मुझे जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है मैंने फिर से लिख दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। जैसा मुझे दिख रहा है मैं दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लिया, पहले टर्म से बचा सिर्फ अल्फा और दूसरे टर्म से बचा सिर्फ बीटा। अब देखिए ये जो अल्फा बीटा लिखा है यही तो c/a है, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है -1/3 मल्टीप्लाइड अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी -1/6। दोनों का मल्टीप्लाई करा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/18। ये मेरा आंसर आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 21 का, 1/18। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन देखो प्रूविंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रूव करने के हिसाब से देखेंगे। गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब उन्होंने गिवन क्या है, वो गिवन में दे रहे हैं कि जो √5 है इज इरेशनल, और हम जानते भी हैं √5 इरेशनल होता है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट 2√5 - 3 ये जो नंबर है ये इरेशनल है, हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूव करने के लिए हमने क्या माना, इन तरह के प्रूफ्स को आपने देखा होगा कि इन्हें प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। मतलब क्या करना होता है, जो पूछा गया है उसका अपोजिट मान के चलते हैं। पूछा क्या गया है कि हमें प्रूव करना है कि 2√5 - 3 कैसा है, इरेशनल। हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे। अपोजिट मान के चलेंगे मतलब हम 2√5 - 3 को रेशनल मान के चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करते करते एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जहाँ पे जो दो बातें लिखी होंगी वो बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं करेंगी। जब वो बातें मैच नहीं करेंगी तो हम बोल देंगे कि देखो जो हमने मान के चला था वो गलत प्रूव हो गया, हैंस जो मान के चला था वो गलत है, मतलब उसका अपोजिट ट्रू है। देखिए जैसे मैंने मान के चला लेट 2√5 - 3 इज रैशनल। मैंने मान लिया कि 2√5 - 3 कैसा है, रैशनल है। एंड कोई भी रैशनल नंबर को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। यहां पे p और q क्या है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम का मतलब क्या, p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब इनका HCF कितना है 1। एंड q इज नेवर एवर इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है मैथ्स में, तो q को अपन ने नॉन जीरो मान के चले। चलो, और p और q कैसा है, रैशनल है। तो मैंने मान लिया कि 2√5 - 3 को मैं p/q के फॉर्म में लिख दूंगा। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो 2√5 को मैं लिख सकता हूँ p/q + 3। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से 2√5 को मैं लिख सकता हूँ p + 3q अपॉन q। और अब इस 2 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि √5 = p + 3q अपॉन 2q। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये रैशनल है, पर इस स्टेप में क्या आ गया है, इस स्टेप में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये तो इरेशनल है, हमें गिवन है। और ये जो पार्ट है ये तो p और q के टर्म्स में है। और p और q कौन थे, p और q तो एक रैशनल थे ना, मतलब इंटीजर्स होंगे। तो जब p और q का हमने मान के चला कि वो रैशनल पार्ट है, तो इस पार्ट का अगर आप आंसर देखोगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये रैशनल आ जाएगा। मतलब ये वो स्टेप आ गया जो मैंने आपको बोला था कि एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, मतलब जहाँ पे जो हम मान के चल रहे थे वो गलत प्रूव हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या मान के चला था, हमने मान के चला था कि p/q एक रैशनल है, तो मतलब 2√5 - 3 को हम रैशनल मान के चले थे। इस स्टेप में आके वो गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो हम लिख देंगे हैंस आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा अजम्पशन मतलब कौन, ये वाला अजम्पशन, ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। एंड 2√5 - 3 जो नंबर हमने रैशनल मान के चला था वो क्या हो गया, इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था। √5 इरेशनल है, हमें गिवन था। देखो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि √5 इरेशनल है, तो और कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये आपस में कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। और जब ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते तो हम बोल सकते हैं कि जो हम अजम्पशन लेके चले थे वो गलत प्रूव हो गया, हैंस वो कैसा हो जाएगा, रैशनल नहीं होके इरेशनल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, 23 पे आता है। 23 देखिए, 23 में 2 क्वेश्चन है और लगा के दोनों ही करेंगे। आप एग्जाम में दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। अभी अपन दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी गिवन है, उस एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म अपन को दिया है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, मतलब डी दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है ये बताना है। और व्हाट इज देयर सम, उन टर्म्स का सम क्या है वो बताना है। चलिए, तो पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म को अपन यूजुअली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को अपन यूजुअली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए जो हमें गिवन है वो है 17, और लास्ट टर्म मतलब एल, और लास्ट टर्म को कभी कभी अपन nth टर्म भी बोलते हैं, जो कि हमें दिया गया है कितना, 350।
और कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी दे दिया है, वो कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस है 9। प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब n, मतलब वो हमें फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स भी हमें फाइंड करना है। ये दोनों बातें हमें फाइंड करनी है। देखो पहली हिंट तो हमें यहाँ से लगेगी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, हम जानते हैं कि लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म होगा, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है, 350, तो इसकी जगह रखा 350। a की वैल्यू दी है 17 प्लस n माइनस 1, जो कि n हमें अननोन है तो n माइनस 1 अपन नहीं फिगर आउट कर सकते, पर d की वैल्यू हमें दी है कितनी, 9। 17 को उधर लेके आओ, 350 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 333। तो ये हो गया 333, है ना। और इधर क्या बचा, 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बचा, क्योंकि 17 तो इधर आ गया। 9 से डिवाइड कर दूँ, 333 को 9 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, n माइनस 1। 9 से डिवाइड कितनी बार होगा, 9 3 जा 27, 663, 9 7 जा 63 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 37 प्लस 1 मतलब 38। मतलब अपना एक पार्ट तो आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स हमने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स अपनी कितने हैं उस एपी में, 38 टर्म्स हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि फाइंड करिए सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अब मुझे 38 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, S38। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर्ड है, सेकंड वाला, क्योंकि a भी पता है और l भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो 38/2, n की जगह 38, 38/2, a कितना गिवन है बेटा, 17, और l कितना गिवन है, 350। 350 और 17 को दोनों को सम कर देंगे, ये बाहर 19 आ गया, तो 19 टाइम्स ऑफ 350 और ये आ जाएगा 367। करें इसको, 19 टाइम्स 7 होता है 133, कैरी 13, 19 टाइम्स 6 कितना होता है 114, 114 एंड 13 कैरी, तो 127, कैरी 12, 19 टाइम्स 3 होता है 57, 57 एंड 12 हो जाएगा 69। तो मेरे सम ऑफ n टर्म्स मतलब 38 टर्म्स का सम आ गया कितना, 6973। बस यही दोनों बातें पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ दोज टर्म्स, दोनों बातें हो गई। ये अपना 23rd का फर्स्ट पार्ट था, और से पहले वाला। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो इसमें और के बाद दिया हुआ है। देखिए 23rd का सेकंड पार्ट, 23rd के सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है डिटरमाइन एपी, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक एपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुज थर्ड टर्म इज 16, तो लिखते जाते हैं जो जो गिवन है। ये 23rd का और वाला क्वेश्चन है ना, तो पहले गिवन की लिस्ट बनाते हैं। गिवन की लिस्ट क्या है कि किसी एपी का थर्ड टर्म मतलब T3 हमें गिवन है, वो है 16, ठीक है, और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। अब देखो दो बातें हो रही हैं, 7th टर्म मतलब जो 7वां टर्म है, एक्सीड्स मतलब 7th टर्म बड़ा है किससे, 5th टर्म से। 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से बड़ा है, मतलब क्या, 7th टर्म से जो है वो 5th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है वो उनका डिफरेंस निकाल देंगे, और वो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 12, T7 माइनस T5 इज इक्वल्स टू 12। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है यहाँ पे, और शायद वो भी ना करना पड़े। देखो पहले मैं यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे गिवन है वहाँ से क्या लिख सकता हूँ, T3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 2d, और ये मुझे कितना गिवन है 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें सॉल्व करते हैं। T7 मतलब क्या, a प्लस 6d माइनस T5 मतलब क्या, a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्रैकेट लगाना यहाँ पे,
जब भी माइनस के बाद कोई टर्म लिखा है और उस टर्म में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, जैसे यहाँ T5 में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा माइनस से, अगर माइनस है तो, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। देखो a से a कट गया, 6d माइनस 4d कितना 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ से d कितना आ गया 6। जैसे ही मेरा d6 आया मैंने फर्स्ट इक्वेशन रख दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a कितना आ जाएगा 16 माइनस 2d, 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 6, 12, 16 माइनस 12 मतलब 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। करना क्या था इस क्वेश्चन में, उन्होंने बोला था कि फाइंड डिटरमाइन द AP, मतलब हमें AP बनानी है, तो रिक्वायर्ड AP हम कैसे बना सकते हैं, रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितना है 4, सेकेंड टर्म a प्लस d मतलब 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म ऑलरेडी गिवन है 16, अब दिख रहा है 6 के डिफरेंस पे है, तो अगला टर्म होगा 22, उसके बाद होगा 28 एंड सो ऑन। तो हम कोई भी 4-5 टर्म्स लिख के इसको छोड़ सकते हैं। आगे चले, ये 23rd का जो और वाला पार्ट था वो अपन ने सॉल्व कर लिया। इसके आगे चलते हैं 24th पे। ट्वेंटी फोर्थ में भी दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही सॉल्व करेंगे अपन। पहला पार्ट है फाइंड x और गिवन है हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात जो यहाँ पे गिवन है वो है कि x इज़ नॉट 0। अच्छा, ये बात क्यों दी गई है कि बाई चांस अगर आपका x 0 आ जाता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। पहली बात, क्यों इग्नोर करेंगे उसका रीज़न क्या है, क्योंकि x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और अपन जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो तो मैथ्स में पॉसिबल है ही नहीं, नॉट ओनली इन 10th 11th 12th सब जगह। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हमें उसको हटाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम दिख रहा है सबसे बेस्ट तो मुझे, तो जैसे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया x और इधर हो जाएगा x² प्लस 1 और इस तरफ तो है ही 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर पहुंचाया तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। इस 3x को इधर लेके आए तो x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्या कन्वर्ट हो गई, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जानता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, तो यहाँ पे इसके दो आंसर आएंगे, पहली बात तो ये श्योर हो गया। अब इसको फैक्टराइज करने के तरीके, कोई फैक्टर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लेंगे। और देखो जब भी कांस्टेंट टर्म 1 आ जाएगा ना तो फैक्टर्स स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म से करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अब जब 1 आ गया ना तो आप सोचो कि आपको 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, तो 100% बात है वो 2 नंबर इंटीजर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, या तो 1 into 1 ही मिलेगा, तो उससे तो यहाँ पे बन नहीं रहा है बात, तो आपको वो दोनों नंबर ना इंटीजर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो मैंने फॉर्मूला मेथड लगाया, तो फॉर्मूला मेथड लगाते ही मुझे पहले ABC चाहिए था, तो A 1 है, B कितना है -3 और C कितना है 1। तो हम जानते हैं x को निकालने का फॉर्मूला होगा -b प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, जैसे इसमें वैल्यूज पुट करी -b मतलब माइनस ऑफ -3, तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ -3 प्लस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 होल डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, माइनस ऑफ -3 कितना हो गया, x की वैल्यू चल रही है ना, ये हो गया +3 प्लस n माइनस 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 5 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपने x के दो आंसर्स आ गए, एक 3 प्लस √5/2 या दूसरा आंसर क्या आ गया 3 माइनस √5/2। ये अपने x के दो आंसर्स आ गए जो हमसे पूछे गए थे कि फाइंड x, तो x के दो आंसर्स आ रहे हैं अपने। आसान सा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं, अगला भी इसी चैप्टर का है, बस वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 24th का फर्स्ट पार्ट था
अब अपन इसके सेकंड पार्ट मतलब और वाले पार्ट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो ये है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड, मतलब रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी की एज है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें दोनों में से किसी की एक की एज को इमेजिन करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि जो छोटा है उसकी एज इमेजिन कर लो। लेट द एज ऑफ रोहन, वो कितनी है, एक्स ईयर्स है। हमने मान लिया कि रोहन की एज है एक्स ईयर्स है। तो ऑब्वियसली एज ऑफ रोहन्स मदर रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो मतलब x प्लस 26, x प्लस 26 ईयर्स। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के टाइम से 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद की बात चल रही है। तो लिख देंगे पहले 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स लेटर। 3 साल बाद पहले तो रोहन्स की एज निकालते हैं। तो एज ऑफ रोहन विल बी, रोहन की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और एज ऑफ रोहन्स मदर वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स, क्योंकि मैंने दोनों में 3 ऐड कर दिया। x में 3 ऐड किया तो x प्लस 3, और x प्लस 26 में 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 29। अब वो बोल रहे हैं कि 3 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो है 360। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ रोहन मतलब x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस किससे 29 से, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ रहा है कितना 360। अब हमें बस इसको क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 टाइम्स 3, तो 30 टाइम्स 3 होता है 90, तो 29 टाइम्स 3 हो जाएगा 87, और आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 3 टाइम्स 10 हो गया 27, कैरी 2, 3 टाइम्स 2 6 एंड 2 8 इज इक्वल्स टू 360। इधर आते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। अच्छा 29x और 3x को मैं साथ में कितना लिख लूँ, 29x और 3x को मैंने साथ में लिख दिया 32x, है ना, और 360 को उधर लेके आया तो 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 360 में से 87 माइनस करने, तो 60 माइनस किए तो 300 बचे, 27 और माइनस करने पड़ेंगे, है ना, तो 300 280 273। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो, या ठीक है ना, 10 और 15 16 ठीक है। चलो आगे चलें। तो ये हमें कैलकुलेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अगेन 2 मेथड हमारे पास, या तो हम फॉर्मूला मेथड से जाएंगे या हम किससे जाएंगे, क्वाड्रेटिक, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से जाएंगे या हम किससे जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अच्छा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का दिमाग अगर इसमें थोड़ा बहुत लगाया जाए तो क्या लग सकता है, 32 चाहिए और यहाँ पर चाहिए माइनस का 273, मतलब एक बात तो श्योर है कि एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। तो 273 अगर मैं देखूँ कब मिल सकता है मुझे, 33 माइनस 1 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो सोचने का तरीका देखो,
मुझे 32 चाहिए एडिशन और 273 चाहिए क्या मल्टीप्लिकेशन। अब मैं 33 को ब्रेक कर रहा हूँ, 33 - 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 273 नहीं होगा। 34 - 2 नहीं होगा। 35 - 3 नहीं होगा। 36 - 4 ये भी नहीं होगा। 37 - 5 ये भी नहीं होगा। कैसे मुझे इतनी जल्दी पता चल रहा है? मुझे पता है इनका मल्टीप्लिकेशन 7 × 5 लास्ट डिजिट आएगा 35, मुझे चाहिए 3। 38 × 6 नहीं होगा। 39 × 7, अब देखो 7 × 9 63 आ रहा है ना, तो अब ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 × 9 कितना हो गया 63, कैरी 6, 7 × 3 हो गया 21, 21 और 6 27, मतलब नंबर कौन कौन हो गए हमारे 39 और -7। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो x² प्लस 32 को ब्रेक कैसे किया 39x - 7x, ठीक है, -273 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 39, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लिया, तो ये भी कितना आ जाएगा x + 39 इक्वल्स टू 0। देखो अब जो पढ़ के आया ये चैप्टर उसको समझ में आ गया होगा कि x + 39 का तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? यहाँ से x + 39 इक्वल टू 0 रखा एक बार, और एक बार x - 7 इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -39, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेग्लेक्ट करना है। क्यों नेग्लेक्ट करना है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये एज का क्वेश्चन है और एज नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो अल्टीमेटली हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7, मतलब एज ऑफ रोहन आ गई हमारी कितनी 7। तो उनकी जो रोहन की मम्मी है उनकी एज कितनी हो जाएगी 7 + 26। तो पूछा क्या गया हमसे, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज पूछी थी जो कि आ गई 7, तो हम बोल देंगे हैंस रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन वो हो गई 7 years। इतना सा क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ गया, बाकी क्वेश्चन तो आसान था। आगे चलें, चलिए इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब तक ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमें मिला था, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमें मिले थे। एक तो वो साइन कॉस टेन वाला था जिसमें हमें वैल्यूज़ पूछी थी, और एक था एलिवेशन का, है ना। तो 2 क्वेश्चन हमें अब तक मुझे याद आ रहे हैं जो अपन को मिल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब ये 3rd क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि 15 टाइम्स ऑफ cot A इक्वल्स टू 8 है। फाइंड क्या पूछा गया? फाइंड sin A एंड sec A। देखो एक बात तो श्योर है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो यहाँ पे भी एंगल A है, यहाँ पे जो पूछा गया उसमें भी एंगल A है। मतलब क्या, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लूँ, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि राइट एंगल है, और दूसरा एक्यूट एंगल अगर मैं A मान लूँ, तो इस A के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे A के हिसाब से, पहली बात तो देखो A के हिसाब से ये साइड काम करेगी एज अ बेस, ये साइड 90 के अपोजिट है तो कैसे काम करेगी हाइपोटेन्यूज, और ये साइड ये A के अपोजिट है तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। किसी किसी बुक में किसी किसी सिलेबस में इसको अपोजिट भी बोला जाता है, तो अपन परपेंडिकुलर से लेके चलते हैं। अब हमें पता चल गया है कि एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने लिख दिया ये बात, लेट अस अज्यूम राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल वेयर उस राइट एंगल ट्राइंगल में A इज एन एक्यूट एंगल। A जो है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। अब अगर A एक एक्यूट एंगल है तो हम क्या जानते हैं कि इस A के हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, और इस A के अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो सोचो ज़रा, इस A के हिसाब से
हमें कॉट ए ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब क्या, हम जानते हैं कि कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हमें ऑलरेडी कितना गिवन है, 8/15। 8/15 कैसे आया, देखो यहीं से मैंने लिख दिया, अगर 15 कॉट ए था तो कॉट ए की वैल्यू कितनी, 8/15। तो मतलब क्या, मैं यहाँ से बेस को इक्विवेलेंट मान सकता हूँ 8 के। देखो अब अगर कोई बोले कि क्या बेस की वैल्यू 8 है, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, गलत है। बेस की वैल्यू 8 नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो वो 8:15 है। तो मैंने मान के चल लिया कि लेट अस अज्यूम कि जो बेस है वो 8K है और जो परपेंडिकुलर है वो 15K है। इनका रेशियो K कोई कॉमन नंबर हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा वर्किंग में। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से, देखो यहां पे कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें नहीं पता है, पर बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर, तो 225K स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 289K स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, हाइपोटेनस के स्क्वायर की। तो हाइपोटेनस की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगी 289K स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकलेगी 17K। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। बेस एंड परपेंडिकुलर के लिए ऑलरेडी हमें गिवन था इन्फॉर्मेशन, हाइपोटेनस हमने पाइथागोरस का यूज करके निकाल ली। अब देखिए हमें पूछा है साइन ए और सेक ए। देखिए साइन ए और सेक ए के लिए क्या हम जानते हैं, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15K अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 17K। तो K से K कट जाएगा, मतलब साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17। सेक ए के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू 17K, बेस की वैल्यू 8K। K से K कट जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 17/8। तो जो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ साइन ए वो आ गई कितनी 15/17 और सेक ए वो आ गई कितनी 17/8। ये ठीक है। यहाँ पे अपने दो सेक्शन कंप्लीट हो गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब अपन सेक्शन सी को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन बी कंप्लीट हो गया अपना, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के आएंगे, तो मतलब पूरा सेक्शन सी अपना 18 नंबर का आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी में 26 वाला। देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो वो तो आसान सा काम है, जीरोस फाइंड आउट करना तो अब तक हम सीख चुके हैं। px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो दिया गया है px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखो थोड़ा सा उन्होंने आपको यहाँ पर घुमाने की कोशिश करी है, पर आप घूमना मत, क्योंकि आप तो पढ़ के आए हो, है ना। आप अगर पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि पहले तो इसे थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। लिखते कैसे हैं, पहले हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर 11 डिग्री तक बात चलिए तो 3 डिग्री में, मतलब 2 डिग्री में तो और भी आसान है कि हमें पता है कि सर सबसे पहले तो 6x स्क्वायर आएगा, फिर 7x आएगा और फिर -3 आएगा। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, बोला गया है इसके जीरोस फाइंड करिए और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आसान सा सवाल है ना। तो पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। सो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ px, px के जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पी एक्स को इक्वल रखना पड़ेगा 0 के। तो यहाँ पर जैसे हमने पी एक्स को 0 के इक्वल रखा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो बच्चा, 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 18 और चाहिए -7, आसान सा था। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2x माइनस 3, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आ गया 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट आ गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दो जीरोज आने थे वो आ गए, एक आ गया 3/2 और एक आ गया माइनस का 1/3। अब मैं बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड जीरोज, जो जीरोज हमें चाहिए थे वो आ चुके हैं। कितने कितने, एक है 3/2 और एक है -1/3। ठीक है, यहां तक का सवाल तो बहुत आसान था। आगे बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट्स में और जीरोज में। तो अगर पहले रिलेशनशिप वेरीफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ जीरोज मस्ट बी इक्वल टू -b/a। करके देखते हैं बेटा। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, 3/2 प्लस क्या, प्लस कितना, प्लस -1/3 और ये कितना, ये होगा कितना -b/a के इक्वल, -b/a। अब b/a आपको कहां से निकालना पड़ेगा, आपको यहां से निकालना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल से। तो इस पॉलिनोमियल से हम जरा लिख लेते हैं पहले यहां पे कि यहां पे a होगा 6, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा कितना -3। अब रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस ऑफ -7 ओवर a की वैल्यू 6। अब जरा इस तरफ भी एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं 3 × 3 9, 2 × -1 -2 डिवाइड बाई 6। इस तरफ देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो जो रिलेशन वेरीफाई करने वाली बात थी वो सम ऑफ जीरोस के लिए तो ट्रू है, सम ऑफ जीरोस में वो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है वो होता है c/a के इक्वल। जीरोस कौन कौन से हैं, जीरोस हैं अपने पास 3/2 का मल्टीप्लाई करना है किससे, -1/3 से। हमें आना चाहिए आंसर कितना, c/a। c की वैल्यू बेटा कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 6। सॉल्व करें, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 3 कट गया, -1/2 बचा और इस तरफ अगर आप देखोगे तो क्या 3 × 1 3 × 2, तो इधर भी माइनस का 1/2। तो देखो दोनों तरफ का रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ऑब्वियसली करेक्ट है, इसलिए बोर्ड्स में दिया गया है और रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी वो रिलेशन देंगे, जो भी वो जीरोज मतलब एक्सप्रेशन देंगे उसमें रिलेशन वेरीफाई कर जाएगा। रिलेशन वेरीफाई तभी करेगा जब रूट्स रियल आएंगे, जो भी होगा। तो ऐसा आंख बंद करके भी नहीं चलना है, कैलकुलेशन करके देखना है और वेरीफाई आना चाहिए। तो अब लिख देंगे अपन यहाँ पे हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। चलें आगे, ये हो गया अपना 26। 27 पर चलते हैं। आसान आसान सी बातें ना। 27 देखिए, 27 बोला जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 APs की बात कर रहे हैं, 2 APs हैं। तो मैंने मान लिया कि एक है AP1 और एक है AP2। AP1 के फर्स्ट एन टर्म्स, इसके भी कैसे पहले एन टर्म्स और इसके भी कौन से एन टर्म्स, पहले एन टर्म्स। इसका जो एन टर्म है, मतलब जो इसका जो एन टर्म है, nth टर्म है, वो Tn1 मान लिया और इसका जो nth टर्म है वो Tn2 मान लिया। और हमें इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, वो कितना दिया गया है, इन दोनों का रेशियो जो दिया गया है वो है 7n + 1 ओवर 4n + 27। मतलब मैं बोल दूं Tn1 ओवर
Tn2 is given to us 7n plus 1 divided by 4n plus 27। चलिए अब पूछा क्या, आप उस पर आते हैं। पूछा जो है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स, उनके नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालिए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, nth टर्म का रेशियो ये था, ठीक है, नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या आ जाएगा? अरे आसान, n की जगह 9 रख दो, बस इतना सा काम था। सो फॉर द रेशियो ऑफ द नाइन्थ टर्म हम क्या कर देंगे, फॉर रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म पुट n इज इक्वल्स टू 9। जरा रखें तो नाइन्थ टर्म फर्स्ट एपी का ओवर नाइन्थ टर्म सेकेंड एपी का आंसर आ जाएगा 7 इंटू 9 63, 63 प्लस 1 64 ओवर 9 इंटू 4 36 है ना, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 27 कितना होगा 7 6 13 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो मतलब 64 ओवर 63। एक बार और चेक कर लो बेटा, 9 मैंने रखा, 9 रखते ही 7 टाइम्स ऑफ 9 कितना हो गया 63, 63 प्लस 1 64, ठीक है। 9 जैसे यहाँ पर रखा यही वैल्यूज दी गई थी 4n प्लस 27, ठीक है। तो 9 टाइम्स 4 36, 36 और 7 43 53 63, सही है। तो मतलब उनका नाइन्थ टर्म का रेशियो ये आ गया, बस यही पूछा था और कुछ नहीं। आगे चलते हैं 20, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था 27। अब 28 की बात करते हैं। 28 की बात करते हैं। 28 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द रेशियो। पहली बात तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऊपर भी एक क्वेश्चन अपन ने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, जिसमें अपन से वो एक रेक्टेंगल प्लॉट करवाया था और लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी गई थी। तो उसके बाद ये शायद मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और भी कोई बीच में हो तो मुझे एस तो याद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4, मतलब एक लाइन है जिसकी इक्वेशन नंबर दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a और b। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं a और b। लिख लें जरा, a के कोऑर्डिनेट्स दिए 2 और -2 और b के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं कितने, b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अपन को 3 और 7, और एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है एट पॉइंट c। c के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, पर इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो दी गई है हमें 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, हमें ये रेशियो नहीं पता, मान लिया लैम्डा रेशियो 1। लैम्डा रेशियो 1 मानने से c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से, और जैसे c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं उसको इस लाइन में पुट कर दो, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और वही हमें पूछा था, रेशियो तो पूछा था। तो लेट द रेशियो, सबसे पहले तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज लैम्डा रेशियो 1। हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो लैम्डा रेशियो 1 है। जैसे हमने माना कि रिक्वायर्ड रेशियो लैम्डा रेशियो 1 है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या लगा सकते हैं, c का x कोऑर्डिनेट लगाने का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, देखो लैम्डा इंटू 3 मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 ओवर लैम्डा प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 3 लैम्डा प्लस 2 ओवर लैम्डा प्लस 1। ये मेरा आ गया c का x कोऑर्डिनेट। अब मैं निकाल रहा हूँ c का y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, x के लिए m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2।
जरा वाई के लिए निकाले, वाई के लिए निकाला तो लैम्डा इंटू 7 मतलब 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू -2, सो अल्टीमेटली -2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसे भी कर दिया, लिख दिया 7 लैम्डा -2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें पता है सिंस C is a point on line, कौन सी लाइन पे बेटा, 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0। C जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं x की जगह पर रखता हूँ C का x कोऑर्डिनेट, जिसका वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट जो है 7 लैम्डा -2, 7 लैम्डा -2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू, इस -4 को उधर लेके चला गया तो प्लस का 4 हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 टाइम्स 3 हो गया 6 लैम्डा, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 7 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 4, 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा एडिशन 13 लैम्डा, 4 -2 पॉजिटिव 2, इस लैम्डा प्लस 1 का उधर मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा प्लस 4, 13 - 4 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 - 2 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। और यही मुझे फाइंड आउट करना था, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेशियो। जैसे ही मुझे बोला रेशियो निकालना है तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी लैम्डा रेशियो 1, मतलब 2/9 रेशियो 1, और इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/9। बस यही पूछा था। 28 क्वेश्चन हो गया बेटा ये। 29th पे आते हैं। 29th पे आते हैं। 29th क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। 29th, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब टोटल मार्क्स हैं 40, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। तो पहले तो अपन को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर राइट, जो सही आंसर किए गए हैं, विच आर राइट इज इक्वल टू एक्स एंड विच आर रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो है y। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन में बोला जा रहा है कि राइट के लिए 3 मार्क्स दिए, तो अगर x क्वेश्चंस राइट हैं और एक राइट के लिए 3 मार्क्स हैं तो टोटल 3x मार्क्स मिल गए, और रॉन्ग के लिए y नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब y नंबर कम कर दिया जाएगा। और कितने रॉन्ग किए हैं, अच्छा रॉन्ग के लिए एक नंबर कम कर लिया जाएगा, और रॉन्ग कितने किए हैं y, तो -1y, और ये हमें दिया गया 40, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में कि बोला जा रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर के लिए कितने 4 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब सही के लिए 4 दिए और गलत के लिए 2 काट दिए, तब जो अपने मार्क्स टोटल आ रहे हैं यश के वो आ रहे हैं 50। मैं इसमें पूरे में 2 का डिवाइड लगा सकता हूँ, जैसे ही 2 का डिवाइड लगाया ये हो गया 2x, ये हो गया 1y इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सा दिख ही रहा है मुझे, देखो 3x - 1y इक्वल टू 40 और 2x - 1y इक्वल टू 25, माइनस प्लस तो माइनस, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाएगा
सब्ट्रैक्ट करते ही देखो ये कट गया, 3x माइनस 2x बच गया 1x इक्वल टू 15। तो मतलब यहाँ से मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी 15, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली 15 आ गए। अब किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो y आ जाएगा, मैंने फर्स्ट में रख दिया यहाँ पे। तो देखो 3x माइनस 40 करेंगे तो 1y आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा 45 माइनस 40 तो y, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 5। मतलब कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, 15 क्वेश्चन सही किए इसने और 5 क्वेश्चन इसने कैसे करें गलत करें। ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और से पहले वाला, है ना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया हम सब जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ। तो पहले तो एक रेक्टेंगल की बात चल रही है और रेक्टेंगल की हमें लेंथ और विड्थ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो है अपनी x यूनिट्स और जो विड्थ है वो है y यूनिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर। यहां तक की बात हो गई। ये तो अपन ने बहुत बेसिक सी बात थी जो अपन ने अज्यूम करके चले, अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एरिया जो है ना वो 9 यूनिट कम हो गया। कब? इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5। तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया था ए, ठीक है। अच्छा मैं एरिया को क्या लिख रहा हूं एक्स वाई, एरिया था एक्स वाई वो 5 यूनिट्स ना, 5 या 9, रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। तो एक्स वाई माइनस 9 कब? जब लेंथ और विड्थ मैं चेंज किया, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब लेंथ हो गई x माइनस 5 और विड्थ हो गई कितनी, विड्थ इज इंक्रीज बाय 3, मतलब विड्थ हो गई y प्लस 3। तरह से एक्सपेंड करें, चलो एक्सपेंड करिए, चलो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल्स टू यहाँ से एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। देख लो एक बार और, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, सही है। देखो क्या हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बच गया 3x माइनस 5y, लिख दिया एज इट इज। और देखो 15 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का 15, इधर है माइनस का 9, पॉजिटिव 15 माइनस 9 मतलब कितना 6। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चले, अब अगले केस में क्या बोला गया है, अगले केस में बोला गया है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, मतलब अब जो लेंथ है ना वो 3 यूनिट बढ़ गई, तो मतलब हो जाएगी कितनी x प्लस 3, और जो विड्थ है वो 2 यूनिट्स बढ़ गई, तो विड्थ कितनी हो जाएगी y प्लस 2। तो जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। या मैं सेकंड सिचुएशन दी गई है, क्या एरिया, हमें क्या पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया लेंथ विड्थ, फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से हो गया एक्स वाई प्लस 67, यहाँ से देखिए फिर से एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब क्या हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कट गया, क्या बच गया, यहाँ से बचा 2x प्लस 3y, 67 माइनस 6 तो कितना हो गया 61। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगाओ, इनकी बस वैल्यूज निकालो एक्स और वाई की। चलो तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को अपन ना
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 5 से। तो जैसे अपन ने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। चलो अब लिख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x प्लस 15y, है ना। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 5 से, तो 61 इंटू 5, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, मतलब 305। अच्छा ऐड कर दो दोनों को, ऐड करते ये गायब हो गया, 9 प्लस 10 19x इज इक्वल्स टू 305, मतलब 323, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो डिविजिबल होना चाहिए, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। 323 डिवाइड बाई 19, 19 1 जा 19, कैरी कितना 13, 133, हाँ 7, मतलब क्या x, मतलब क्या लेंथ, मतलब कितनी आ गई 17 यूनिट्स। और अब y निकाल दें, y निकालने के लिए क्या करें, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दूँ मैं y, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा बेटा देखो 3x, देखो 5y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 6, 5y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, 5y की कितनी 3x माइनस 6, और y की निकालने के लिए 5 से डिवाइड, 3x माइनस 6 डिवाइड बाई 5। चलिए 3x मतलब 51 माइनस 6 मतलब 45, 45 डिवाइड बाई 5 मतलब क्या 9 यूनिट्स। तो विड्थ या y कितनी आ गई 9 यूनिट्स। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 17 विड्थ 9। हो गया, ये हो गया अपने 30 क्वेश्चंस खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ना।